स्टोरी का नाम है रोमांस, लव एंड अट्रैक्शन। पिछले एपिसोड में हमने देखा राजीव ने सिमरन से उसकी मर्जी के बिना शादी कर ली और अब वो पहली बार उसे अपना बनाने जा रहा है। लेकिन कमरे में घना सन्नाटा है और सिमरन बेहोशी की हालत में है। क्या ये प्यार की शुरुआत है या कोई ऐसा राज खुलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? आगे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चैप्टर 26 चाहत तेरे इश्क की। राजीव सिमरन का चेहरा देखने के लिए जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाता तभी खिड़की के पर्दे से छनकर एक हवा का झोंका आता है, जिसके साथ ही रूम में जल रही सारी कैंडल्स बुझ जाती है और कमरे में अंधेरा छा जाता है और बाहर मौसम में तूफान से छटकर बारिश की बूंदें बरसने लगती है। ये देखकर राजीव हल्का सा मुस्कुराता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहता है, सिमरन मैं तुम्हें अच्छे से देख नहीं पा रहा हूं तो क्या हुआ, तुम्हें महसूस तो कर पा रहा हूं और देखो ना, आज मौसम भी कितना सुहाना है और अब कमरे में भी अंधेरा छा चुका है। सारी सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भी चाहते हो कि आज हम दोनों का मिलन हो। कहते हुए राजीव उसके कानों के पास होता है, बहुत ही मीठी सी आवाज में कहता है, आई लव यू सिमरन। फिर वो उसके कानों को अपने होठों से छू लेता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथों से उसके श्रृंगार को उतारने लगता है। कुछ पल में ही उन दोनों के ही कपड़े फर्श पर पड़े थे और आज रात राजीव अपने जीवन के उस हसीन लम्हे को जी रहा था जो उसने अपनी जीवन संगिनी के साथ जीने का सोचा था। दूसरी तरफ टीना के अपार्टमेंट के नीचे रेहान अपनी कार में बैठा हुआ टीना के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़रें मेन एंट्रेंस पर ही टिकी हुई थी, तभी उसे सामने से टीना आती हुई नजर आती है, जिसने हल्के हरे रंग का फ्लोरल प्रिंट अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और अपने हाथ में एक ट्रैवल बैग पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि टीना बिल्डिंग की छांव से बाहर आती, रेहान जल्दी से अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलता है और उसे वहीं रुकने का इशारा करता है। रेहान टीना के पास आकर उसे अम्ब्रेला पकड़ने का इशारा करता है। उसके बाद वो टीना के ट्रैवल बैग पर अपना हाथ रखता है, जिसका उसका हाथ टीना के हाथों से छू जाता है। टीना घबराते हुए जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। उसकी इस हरकत पर रेहान उसे घूरकर देखता है और उसका बैग उठाकर बारिश में भीगते हुए ही जाकर कार में रख देता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। फिर वो एक नज़र बाहर की तरफ देखता है तो टीना अभी भी अपने हाथों में अम्ब्रेला पकड़े हुए उसी जगह पर खड़ी थी। रेहान गुस्से से अपनी आंखें बंद करके खोलता है और जोर से कार का हॉर्न बजाने लगता है, जिसे सुनकर टीना अपने होश में आती है और लगभग भागते हुए कार में आकर बैठ जाती है। उसकी सांसें काफी तेज चलने लगती है। अपनी सांसों पर काबू करते हुए वो रेहान की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी, वो मैं पापा के सामने उस टाइप की ड्रेस में नहीं आ सकती थी, इसलिए कहते हुए वो खामोश हो जाती है। रेहान अपने दांत पीसते हुए कहता है, मिस टीना आप 15 मिनट लेट है और आपको पता है ना कि मुझे हर चीज़ टाइम पर पसंद है, इसलिए आप अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहिएगा और आपका ड्रेसिंग स्टाइल का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कहते हुए रेहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और टीना के बालों के जुड़े में लगी हुई हेयर क्लिप को निकालकर कार की विंडो से बाहर फेंक देता है, जिससे टीना के बाल खुल जाते हैं और हवा के झोंकों से उड़कर रेहान के गालों को छूने लगते हैं। फिर रेहान कार स्टार्ट करते हुए कहता है, हम कुछ भी पहने सब कुछ हम पर अच्छा लगता है, लेकिन तभी जब हम उसे अच्छे से कैरी करते हैं। उसकी इस बात पर टीना अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है। उसकी बात विंडो से बाहर आसमान से गिरती बारिश की बूंदों को देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, इतनी बारिश हो रही है, जरूरी था क्या आज ही जाना, लेकिन कौन समझाए इन्हें। टीना मन ही मन ये सोच रही थी कि तभी उसके कानों में आरजे की आवाज सुनाई देती है, जो कि कार के रेडियो से आ रही। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका आरजे राघव। इस हसीन मौसम को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग जो आप सभी कपल्स के दिल को छू जाएगा। एंजॉय माय फ्रेंड्स। इसी के साथ ही रेडियो से एक धुन निकलती है, देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया, कि तेरे संग बीत जाए मेरी जिंदगी सारी, जैसे जुड़ी हो सांसों से हवाएं। बूंदे बरसाई है रब ने या चाहत बरसाई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है, मेरे भी दिल की गलियों में आज मोहब्बत आई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। ओ हो। इसको सुनते ही रेहान टीना की तरफ देखने लगता है, फिर दूसरे ही पल वापस से अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा देता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये धुन उसी के लिए लिखी गई है। उम्र भर वफाएं होंगी, बेखत्म दुआएं होंगी, बस वही निगाहें होंगी, तू दिखे मुझे जहां, जो मिले वो किस्मत होगी, ना कभी शिकायत होगी, जब मेरी जरूरत होगी मैं भी हूं वहां, जश्न ये इश्क का दिखा दो आसमानों को, मेरे चांद की है मुझसे मुंह दिखाए। टीना भी चोरी चोरी से रेहान की तरफ देख रही थी, फिर नो अपनी नाजरें घुमाकर बाहर होती बारिश को देखने लगती। शहर सजा दो यारों, महफिल में खुद जन्नत आई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है, बूंदे बरसाई है रब ने या चाहत बरसाई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। ओ हो, फिर ऐसी बारिश आई है। कार की विंडो खुली होने की वजह से बीच बीच में हवाओं के झोंके टीना के बालों को उड़ाकर जब भी रेहान के चेहरे पर आते तो रेहान को अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस होती। उसकी धड़कनें तेज तेज धड़कने लगती, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस पल एक अलग ही दुनिया में जी रहा हो। उसका दिल चाह रहा था कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। हाइट टावरस में
क्रिस्टल के जाने के बाद से ही आशी और आर्यन दोनों मिलकर अपने लिए खाना बनाते थे और कभी कभी जब आशी का मन नहीं होता था खाना बनाने का तब आर्यन अकेले ही खाना बनाता था। आज आर्यन ने दाल चावल बनाया था। आशी और आर्यन दोनों ही अपनी अपनी प्लेट लेकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। आशी अपनी चेयर बालकनी के पास लाकर रखती है और उस पर बैठकर बाहर होती बारिश को देखते हुए पहला निवाला खाने ही वाली होती है कि तभी आशी के दिल में ये ख्याल आता है कि पता नहीं सर ने अभी खाना खाया होगा या नहीं। अगर उन्होंने नहीं खाया होगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ। मुझे भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन जब तक मैं ये पता नहीं कर लेती कि सर ने खाना खाया है या नहीं तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। सोचते हुए आशी अपनी प्लेट वापस से साइड में रखे टेबल पर रख देती है और उठकर बालकनी की रेलिंग के पास जाती है और वहां से विक्रम के फ्लैट के अंदर झांकने की कोशिश करने लगती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे पता करूं। मैंने कैमरा तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन ये ऑनलाइन कंपनी वाले भी इतनी लेट में डिलीवरी करते हैं, पता नहीं कब भेजेंगे। सोचते हुए आशी मायूस होकर अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो अपने रूम से बाहर निकलती हुई तेज आवाज में कहती है, भाई मैं नीचे रिया के घर में अपनी नोटबुक लेने से जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। आर्यन अपने कमरे से ही ठीक है कहता है और आशी बाहर चली जाती है। आशी विक्रम के फ्लैट के आगे आकर रुकती है और अपने मन में कहती है, चल आशी खुद को तैयार कर ले अपने सवाल का जवाब पाने के लिए। फिर वह अपने हाथों से अपने बालों को संवारती है और अपने हाथों को जोड़कर ऊपर देखते हुए कहती है, प्लीज भगवान जी कोई ऐसा मैजिक कर दो जिससे सर मुझे वही जवाब दे जो मैं सुनना चाहती हूँ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर विक्रम के घर की डोरबेल बजाने लगती है। वही विक्रम जो अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप में बिजी था, डोरबेल की आवाज सुनकर उसे ये एहसास हो जाता है कि डोर पर आशी ही आई होगी। उसे क्या जवाब देना है ये तो विक्रम ने सोच लिया था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और आशी की नोटबुक उठाकर डोर खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। विक्रम के डोर खोलते ही आशी कुछ पल शांत रहकर उसकी आंखों में देखने लगती है। शायद वो विक्रम की आंखों में ही अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम की आंखें आशी को हल्की सी लाल दिखाई दे रही थी जिसमें कुछ नमी थी और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर आशी के दिल में डर बैठ गया था कि कहीं विक्रम वो न कह दे उससे जो आशी नहीं सुनना चाहती। तभी विक्रम आशी की नोटबुक उसकी तरफ करते हुए कहता है, मिस आशी मैंने आपकी नोटबुक चेक करती है। आशी विक्रम के हाथ से अपनी नोटबुक लेते हुए कहती है, सर आपने मेरा दिया हुआ कार्ड तो पढ़ा होगा ना, मुझे उसके जवाब का भी इंतजार है। विक्रम कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, मिस आशी आपके बोर्ड एग्जाम आने में सिर्फ एक वीक का ही टाइम बचा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। जैसा कि आप जानती हैं कि आप अपनी स्टडीज में बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मार्क्स 90% से ऊपर आए तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। जाहिर सी बात है मैं अपनी लाइफ में उसी लड़की को चुनना चाहूंगा जो हर चीज़ में बेस्ट हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वहीं आशी विक्रम का ये जवाब सुनकर थोड़ी सी निराश हो जाती है और मन में कहती है, तूने क्या सोचा था। आशी सर रिप्लाई में तुझे आई लव यू बोल देंगे। अरे तूने एक टीचर से दिल लगी की है तो जाहिर सी बात है इश्क में एजुकेशन को तो मिक्स करेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं आशी, कम से कम सर ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट तो नहीं किया और ये तो पॉजिटिव रिस्पांस ही है तेरे लिए। विक्रम, मिस आशी मुझे लगता है मैंने अपना जवाब आपको दे दिया है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। कहते हुए विक्रम डोर बंद करने लगता है कि तभी आशी कहती है, एक मिनट सर, वो मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे घर पर कुछ खाने के लिए है नहीं और मेरे भैया भी घर पर नहीं है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगर आपके घर में कुछ खाने हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी दे देंगे। उसकी इस बात पर विक्रम उसकी आंखों में घुरकर देखने लगता है, जैसे वो उसकी आंखों में देखकर जानना चाह रहा हो कि आशी सच बोल रही है या बहाना बना रही है। आशी विक्रम के शक को समझते हुए अपने गले पर हाथ रखती है और बहुत मासूम सा चेहरा बनाते हुए अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, गॉड प्रॉमिस सर, मुझे बहुत भूख लगी है सर, मैं भगवान के नाम पर झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी, सच में मैं भूखी हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। ये तो सच था कि आशी भूखी थी, लेकिन ये झूठ था कि उसके घर में कुछ खाने को नहीं था। आशी ने सच और झूठ को आपस में मिक्स करके इतनी स्मार्टली अपनी बात विक्रम के सामने रखी थी कि वो उसे इग्नोर कर ही नहीं पाया। विक्रम, आई एम सॉरी मिस आशी, बट मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पास मैगी के कुछ पैकेट पड़े हैं, अब चाहे तो उसे ले जाकर अपने घर में बना सकती हैं। विक्रम की इस बात पर आशी जल्दी से कहती है, सर मैगी खाने से मेरा पेट नहीं भरता है, वह क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ सर, अगर आपने खाना नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाना आता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अंदर आकर आपके किचन में अपने लिए खाना बना सकती हूँ और मैं आपको भी खाने के लिए दूंगी। आशी की इस बात पर विक्रम एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आशी को क्या जवाब दें। 27 चाहत तेरे इश्क की पार्ट 27। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अंदर आकर आपके किचन में अपने लिए खाना बना सकती हूँ, मैं आपको भी खाने को दूंगी सर। आशी की इस बात पर विक्रम एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आशी को क्या जवाब दे, लेकिन उसके मासूम से चेहरे को देखकर विक्रम का दिल उसके दिमाग से जीत जाता है और वो बिना कुछ बोले डोर के सामने से हटकर साइड में खड़ा हो जाता है। ये देखकर आशी जल्दी से अंदर आती है और मुड़कर डोर को लॉक कर देती है। वही विक्रम उसकी इस हरकत को अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। आशी विक्रम के एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हुए कहती है, वो क्या है ना सर, मैंने डोर इसलिए बंद किया था कि कहीं कोई चोर हमारे घर में ना आ जाए। आशी विक्रम की इजाजत से उसके घर के अंदर आकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो क्या बोले जा रही थी उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था।
विक्रम अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उससे कहता है, क्या कहा मिस आशी आपने हमारा घर? आशी विक्रम की इस बात को इग्नोर करते हुए किचन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले आप मुझे खाना बनाने दीजिए, उसके बाद बातें कीजिएगा। आशी किचन में पहुंचकर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए अपने मन में सोचती है, क्या बनाऊं मैं अपने सयाजी के लिए जो मेरे सयाजी को पसंद भी आए और जल्दी भी बन जाए, उन्हें भी तो बहुत भूख लगी होगी। तभी उसकी नज़र किचन प्लेटफॉर्म पर पड़ती है जहां बास्केट में आलू रखी हुई थी। आशी जल्दी से आलू को वॉश करके कुकर में बॉयल होने के लिए रख देती है। इस बारिश के मौसम में मैं अपने सयाजी के लिए आज आलू की कचौड़ी विद हॉती बनाऊंगी। वहीं विक्रम लिविंग रूम के सोफे पर बैठा आशी को किचन में काम करते हुए बहुत प्यार से देख रहा था। मैंने आलू तो बॉयल करने के लिए रख दी है, लेकिन अब सर ने आटा कहाँ रखा है, सोचते हुए आशी किचन में बने हुए सामान रखने के स्टैंड पर देखती है तो सबसे ऊपर एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा हुआ आटा उसे दिखाई देता है, जो कि काफी हाइट पर रखा हुआ था। आशी किचन प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आटे को उतारने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर विक्रम उसकी हेल्प करने के लिए किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। विक्रम के कदमों की आहट को अपने करीब आता सुनकर आशी को एक शरारत सूझती है और वो चुपके से आटे के कंटेनर का ढक्कन खोल देती है और उसे कुछ इस तरह से उठाती है जिससे कि उसमें से थोड़ा सा आटा प्लेटफॉर्म और फर्श पर गिर जाता है, साथ ही उसके ऊपर भी गिर जाता है। ओह नो, मैं तो फर्श पर गिरा रही थी ताकि मैं इस आटे से फिसल जाऊं और ये देखकर सर मुझे अपनी बाहों में संभाल ले जैसे कि फिल्मों में होता है, लेकिन इस आटे ने तो मुझे ही भूत बना दिया। वही आशी को पूरी तरह से आटे में सना हुआ देखकर विक्रम की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता देख आशी तो सब कुछ भूलकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगती है और मन में कहती है, सर आपके मुस्कुराने की वजह ही बनना चाहती हूँ मैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपको पता है अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में आपको अपना बना सकती हूँ और आपकी मर्जी के बिना आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ सकती हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो आपके दिल में अपने लिए वो एहसास जगाना चाहती हूँ जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। विक्रम की आवाज से उसका ध्यान टूटता है जो उससे कह रहा था, मिस आशी आप नीचे आए, मैं आपके लिए टॉवल लेकर आता हूँ। आशी नीचे उतरकर अपने ऊपर गिरे आटे को अपने हाथों से ही साफ करने लगती है। तभी विक्रम टॉवल लेकर आता है। उसका सारा ध्यान तो आशी पर ही था जिसकी वजह से वो नीचे गिरे हुए आटे पर ध्यान नहीं देता है और फिसलकर आशी के ऊपर ही गिर जाता है। इस वक्त आशी फर्श पर गिरी हुई थी और विक्रम उसके ऊपर था। दोनों की ही धड़कनें काफी तेज धड़क रही थी। इस पल विक्रम को जाने क्या हो गया था। वो एकटक आशी की निगाहों में एकटक देखे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस पल किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो और आशी भी विक्रम की आंखों में ही देख रही थी। वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाती है और अपने होठों को विक्रम के होठों पर रख देती है और ये एहसास वो काफी देर तक महसूस करने लगती है। जब वो विक्रम के होठों से अलग होती है तब विक्रम अपनी मदहोशी से निकलकर से अपने होश में आता है और जिद्दी से आशी के ऊपर से हटकर अपने रूम में चला जाता है और आशी वह पड़ी विक्रम की टॉवल से खुद को साफ करने के बाद वापस से खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आशी विक्रम को आवाज देती है, सर डिनर रेडी हो गया है। आशी ने लिविंग रूम में लगे सोफे के पास रखी टेबल पर ही डिनर लगा दिया था। एक सोफे पर वो खुद बैठी हुई थी। विक्रम बिना उसकी तरफ देखे उसके सामने लगे दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। वो देखता है कि आशी ने एक प्लेट में कचौरी रखी हुई थी और उसके पास ही एक कप में टी रखी हुई थी जिसमें आशी ने दूध की क्रीम से दिल बनाया हुआ था। ये देखकर विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने एक्सप्रेशंस को सख्त कर लेता है ताकि आशी उसकी स्माइल को देख ना पाए। आशी, सर आप जल्दी से टेस्ट करके बताएं ना कैसी बनी है, कहती हुए वो विक्रम के एक्सप्रेशंस को देखने लगती है। विक्रम कचौड़ी की एक बाइट खाता है और सिर्फ इतना कहता है, इट्स नाइस सर, चाय पीजिए ना वरना ठंडी हो जाएगी। फिर अपने मन में कहती है, काश मेरा बनाया हुआ ये दिल आपके दिल तक पहुंच जाए। आशी डिनर फिनिश करके जल्दी ही वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विक्रम जल्दी से डोर बंद करता है। आशी की प्लेट में रखी उसकी झूठी कचौड़ी खाने लगता है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ रात के 1 बजे बज गए थे। खराब मौसम होने की वजह से रेहान की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी। रेहान टीना को अपने साथ होटल में ले आया था। तुम यहीं रुको, मैं रिसेप्शन पर हमारे लिए रूम बुक कराता हूं, कहते हुए रेहान रिसेप्शन डेस्क पर जाता है तो वहां पर वो देखता है कि एक मेल स्टाफ रिसेप्शन डेस्क पर अपना सर रखकर सो रहा था। उसे जगाने के लिए रेहान जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है जिससे उस मैनेजर की आंखें खुल जाती है। रेहान, आप यहाँ सोने के लिए है या अपना काम करने के लिए? मैनेजर, आई एम सो सॉरी सर, मेरी आंख लग गई, प्लीज आप मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। रेहान अपनी आवाज तेज करके कहता है ताकि टीना को भी साफ साफ सुनाई दे, मुझे अभी के अभी 2 रूम चाहिए। इसके साथ ही वह अपनी एक फिंगर मैनेजर को दिखाकर अपनी आंखों से इशारा कर रहा था। वह मैनेजर एक बार पीछे खड़ी टीना को देखता है और रेहान को इशारा करता जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। फिर वो कहता है, सॉरी सर, हमारे होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है। फिर रेहान टीना को सुनाने के लिए अपनी तेज आवाज में कहता है, तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए हो तो ले लो, लेकिन हमें 2 रूम ही चाहिए। वो मैनेजर अच्छे से समझ रहा था कि रेहान करना क्या चाहता है, इसलिए वह अपनी बात पर टिके हुए ही कहता है, अमरेली सॉरी सर, अगर हमारे होटल में 2 रूम अवेलेबल होते तो मैं आपको जरूर दे देता, बट आपको एक से ही काम चलाना पड़ेगा।
रेहान ठीक है, फिर ये लो मेरा कार्ड और बुक कर दो जल्दी से। वो मैनेजर सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद रेहान से कहता है आइए सर मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। कहते हुए वो आगे चलने लगता है और रेहान टीना को अपने पीछे आने का इशारा करता है। रूम में पहुंचने के कुछ देर बाद टीना अभी भी खड़ी हुई थी, वो बेड पर नहीं बैठ रही थी, उसका मन बहुत बेचैन था। उसे ऐसे ही खड़ा देखकर रेहान अपनी सख्त आवाज में कहता है तुम खड़ी क्यों हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या? रेहान की इतनी सख्त आवाज सुनकर टीना डर से कांप जाती है और जल्दी से बेड पर लेट जाती है। उसे इतनी जल्दी में ऐसा करते देख रहे रेहान मुस्कुरा देता है, टेबल से एस बड़ी ई का रिमोट उठाकर उस टेम्परेचर हाई कर देता है, फिर अपनी शर्ट उतारकर बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अजीब इंसान है ये, बारिश होने की वजह से इतनी ठंड पहले से ही है, फिर भी एसी का टेम्परेचर इतना हाई कर दिया है। अपने मन में ही कहती हुई टीना खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और जैसे ही दूसरी तरफ करवट लेती है उसे एहसास होता है कि उसका दुपट्टा रेहान के नीचे दबा हुआ है, जिसे वो खींचकर निकालने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तभी टीना अपनी धीमी आवाज में कहती है सर मेरा दुपट्टा के नीचे फंसा हुआ है। रेहान को इस बात का एहसास पहले से ही था, लेकिन टीना के कहने के बाद वो अपनी आंखें खोल लेता है और उठकर उसे घूरते हुए कहता है तुम सोते वक्त भी दुपट्टा ओढ़कर सोती हो? कहते हुए वो उसका दुपट्टा उठाकर फर्श पर फेंक देता है और आगे कहता है अच्छा खासा मैं सो गया था, लेकिन तुमने मेरी नींद खराब कर दी, क्योंकि तुम्हें तो शौक है ना सोते हुए शेर को जगाना, तो अब उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर टीना को ऐसे लगता है जैसे उसकी सांसें थम चुकी है। वो जल्दी से कहती है सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रेहान टीना की बातों को इग्नोर करके उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी होठों पर अपने होठों को रखकर उसे पेशेनेटली किस करने लगता है। कुछ देर तक उसके होठों को किस करने के बाद रेहान उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। इसके साथ ही वो टीना की ड्रेस के अंदर अपना हाथ डालकर उसके बदन को सहला रहा था। टीना ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। कुछ देर बाद रेहान खुद बेड पर लेट जाता है और टीना को अपने ऊपर लेटा लेता है, फिर अपने हाथों से उसकी पलकों को बंद करते हुए कहते हैं अब सो जाओ, आज के लिए इतनी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफी है। रेहान को हद से आगे ना बढ़ते देखकर टीना सुकून की सांस लेती है और कुछ पल में ही रेहान के सीने पर अपना सर रखकर सो जाती है और रेहान मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से उसे देखने लगता है। तारांकन 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 तारांकन। सुबह हो गई थी। हिना अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि अर्जुन सोफे पर सो रहा था। हिना जल्दी से बेड से उठती है और अपने पिलो के नीचे से प्रेगनेंसी किट निकालकर वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि सुजन ने उसे बताया था कि अगर वो मॉर्निंग में टेस्ट करेगी तो रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। टेस्ट करने के बाद जब हिना किट में देखती है तो उसमें 2 रेड लाइंस बनी हुई थी, जिसे देखकर हिना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो चली भी जाती है। कैसे बताऊंगी मैं अर्जुन जी को कि मैं प्रेग्नेंट हूं, पता नहीं ये जानकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो इस बच्चे को अपनाएंगे या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उनके दिल में मेरे लिए कैसे एहसास है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वह तो अनजाने में हुआ था और वो मुझसे प्यार तो करते नहीं है। जो मेरे बच्चे को अपनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे अबॉर्शन कराने को कह दे। नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। आगे चलकर आर्यन और आशी का भी अपना अपना परिवार होगा, और अगर कभी ऐसा हुआ कि कभी अर्जुन जी ने मुझे इस घर से जाने को कह दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, तो कम से कम मेरे पास मेरा अपना बच्चा तो होगा, जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। यही सही रहेगा मेरे लिए। और मैंने तो उनसे पूछा भी था कि हमारे बीच में रिश्ता क्या है, मैं उनकी कौन हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अर्जुन जी को हमारे इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ रात का तूफान शांत हो चुका था। खिड़की से आती सूरज की किरणें आंखों पर पड़ते ही राजीव की नींद खुल जाती है। आज उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये असर कल रात की वाइन का था। रूम की डेकोरेशन देखने के बाद राजीव को रात का सारा लम्हा याद आ जाता है और वो तुरंत अपने बगल में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी जबान से एक शब्द निकलता है, निशा। राजीव निशा को पहचानता था, क्योंकि जब भी राजीव कॉलेज के बाहर सिमरन से मिलने जाता था तो हमेशा सिमरन के साथ निशा रहती थी। इस वजह से वो निशा से काफी ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि निशा की वजह से राजीव को सिमरन के साथ अकेले में बातें करने का मौका नहीं मिलता था। फ्लैशबैक। वॉशरूम में सिमरन, निशा आज तू अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से मिलने जा रही है, कम से कम आज तो अच्छे से ड्रेस अप होना चाहिए था तुझे। देखना तेरी ड्रेस कितनी फीकी सी लग रही है, तू एक काम कर मेरी ड्रेस पहन ले और मैं तेरी पहन लेती हूँ। फिर अपने मन में कहती है वैसे भी जिसके लिए मैं तैयार होकर आई थी वह तो आया ही नहीं। मैं इस वॉशरूम में जाती हूँ, तू इसके बगल वाले वॉशरूम में जा और मैं तुझे ऊपर से अपनी ड्रेस पकड़ा दूंगी। जब निशा चेंज करके आती है तो उसे देखकर सिमरन कहती है, निशा तू सच में इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है, बस थोड़ी से मेकअप की जरूरत है। उसकी बात देखना, मेरे होने वाले जीजू तुझे देखते ही तुझ पर फिदा हो जाएंगे। कुछ देर बाद सिमरन और निशा साथ में ही कॉलेज से बाहर आने लगती है। निशा आगे चल रही थी और सिमरन उसके पीछे, तभी कोई सिमरन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। इस बात से अनजान निशा आगे चली जाती है। उसके साथ जो हुआ वह जानने के बाद कैसा रिएक्शन होगा, निशा का क्या करेगी, वो जानेंगे अगले एपिसोड में। डियर रीडर्स, तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, हिना ने सही डिसीजन लिया है या नहीं, और आपको क्या लगता है कि निशा का क्या रिएक्शन होने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। चैप्टर 28 चाहत तेरे इश्क की पार्ट 28।
जब राजीव अपने बगल में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी जबान से सिर्फ एक शब्द निकलता है, निशा। अपने बेड पर सिमरन की जगह निशा को देखकर उसके होश उड़ गए थे। तभी उसका ध्यान निशा की मांग में लगे सिंदूर पर जाता है। निशा के बदन पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर राजीव अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लेता है और फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम से चला जाता है। कुछ देर बाद निशा को भी होश आने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो खुद को किसी अनजान जगह पर पाकर वो चौंक कर बेड पर बैठ जाती है। बेड पर पड़ी सिलवटें, जिस पर अभी भी कुछ गुलाब की पंखुड़ियां इधर उधर फैली हुई थी, कमरे की सजावट, ये सब देखकर निशा का दिल खौफ से भर गया था। वो तुरंत अपने आप को देखती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। चीखते हुए वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसे सुनकर राजीव अपने कमरे में आ जाता है और उसे इस तरह से पागलों की तरह चीखता चिल्लाता देखकर उसका दिल घबराहट से सहम जाता है। राजीव उसे रोने से रोकना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ इतना ही कह पाता है, निशा। अपना नाम सुनकर निशा जब सामने देखती है तो राजीव को वहां खड़ा देखकर उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं और शायद कुछ सवालों के जवाब भी उसे मिलने लगते हैं। राजीव को देखते ही निशा खुद को चादर से ढकती हुई अपनी टूटती हुई आवाज में कहती है, राजीव, तुमने ये सब किया मेरे साथ? आखिर क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? निशा खुद की टूटती हुई आवाज को बांधने की कोशिश करते हुए अपने रूंधे गले से कहती है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी राजीव कि तुम कभी मेरे साथ ऐसा करोगे। क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राजीव? लेकिन राजीव तो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ा था। वो कहता भी उसके पास तो कुछ कहने को बचा ही नहीं था। फिर भी निशा के बार बार रोते हुए उससे एक ही सवाल पूछता देखकर राजीव सिर्फ इतना कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें अपना बनाया है, लेकिन मुझे लगता है हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो हमारे एक दूसरे के साथ पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद हुआ है। इसलिए तुम इस रिश्ते को मानो या ना मानो, लेकिन तुम मेरी बीवी ही रहोगी और मुझे लगता है कि तुमने खुद अपने नसीब में मेरा साथ चुना है। राजीव के ये आखिरी शब्द सुनकर निशा हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगती है, जैसे वो अपनी नजरों से ही उससे पूछना चाह रही हूं कि मैंने कैसे अपने नसीब में तुम्हें चुना। राजीव अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहता है, क्योंकि जब भी मैं सिमरन से मिलने आता था तुम हमेशा उसके साथ रहती थी और कैफे में भी हमारे साथ ही रहती थी। कल तुमने जो ड्रेस पहनी थी वो भी सिमरन की ही थी ना। इतना कहकर राजीव बेड पर आकर बैठ जाता और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे मम्मी पापा गांव के रहने वाले हैं और उनके ख्यालात भी कैसी है। जब मैं छोटा था तब मेरी मौं मुझे समझाती थी, बेटा तू आगे चलकर जाएगा, वहाँ हजारों दोस्त मिलेंगे तुझे और दोस्त तो एक दूसरे की हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तू ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यक्ति का सौभाग्य और दुर्भाग्य भी हमारे साथ जुड़ जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि किसी सुहागन स्त्री को अपना कोई भी श्रृंगार का सामान किसी दूसरी पराई स्त्री के साथ नहीं बांटना चाहिए, इससे उसका सुहाग भी बढ़ जाता है और उसके पति के जीवन में किसी दूसरी स्त्री के आने का रास्ता बन जाता है। इसी तरह किसी विधवा स्त्री का कोई भी कपड़ा किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। उसी प्रकार अगर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिले जो गलत संगति का हो, उसकी कोई भी चीज़ तुम मत करना, वरना कल को ऐसा हो सकता है कि उसने कोई गुनाह किया तो उसका दुर्भाग्य भी तुम्हारे साथ बढ़ जाएगा। मुझे लगता था कि माँ की बातें अंधविश्वास से भरी और बेतुकी हैं, लेकिन अपनी आंखों से आज उनकी बातों को सच होता देख रहा हूँ। मैं तो सिमरन को चाहता था, लेकिन देखो तो तुमने उसके कपड़े पहनकर उसका भाग्य बांट लिया। अपनी बात खत्म करके राजीव रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद निशा चादर लपेटे हुए ही बेड से उतरती है और रूम में लगे हुए छोटे से आईने के सामने जाकर खड़ी होती है और अपनी मांग में लगे सिंदूर और गले में पड़े मंगलसूत्र को ध्यान से देखने लगती है। उसकी आंखें किसी समुद्र में भरे पानी की तरह दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन के साथ ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद हिना अपने रूम में आ गई थी। उसके पीछे ही अर्जुन भी रूम में आता है तो वह देखता है हिना अपना बैग पैक करने में लगी हुई है। ये देखकर अर्जुन कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कहीं जा रही हो? हिना उसकी तरफ देखे बिना ही कहती है, अर्जुन जी मैं आपको बताना भूल गई, मुझे कंपनी से कल ही कॉल आया था और उन्होंने बताया कि इस बार शूटिंग की लोकेशन सिंगापुर में सेलेक्ट की गई है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए वहां जाना होगा और आपने ही तो कहा था कि आप कभी भी मेरे काम के बीच में नहीं आएंगे, इसलिए मुझे लगा कि आपको मेरे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिना के साथ रहने पर अर्जुन के चेहरे पर जो चमक रहती है वो आज हिना की बात को सुनकर फीकी पड़ गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो हिना के हाथ को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में घुरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करने क्या लगा, तुम तो मेरी शख्सियत ही भूल गई। मैं आज भी वही अर्जुन राठौर हूँ जिसका नाम सुनकर लोगों की रूह कौंप जाती है, इसलिए मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें मैंने खरीदा है और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए जैसे जा रही हो वैसे ही वापस भी आ जाना। और एक बात, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ सुजन जाएगी। अपनी बात खत्म करके अर्जुन बाहर जाता है और सुजन को अपना बैग पैक करने के लिए कह देता है। वहीं रूम के अंदर हिना अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने हाथ को देखने लगती है जिस पर अर्जुन की उंगलियों के लाल निशान बन गए थे। तारांकन 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 तारांकन। कॉलेज में आज निशा कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए उसकी जगह पर आर्यन सिमरन के बगल में बैठ गया था। वो सुबह से सिमरन से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिमरन उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। क्लास ओवर होने के बाद सिमरन अपना बैग लेकर क्लास से निकल जाती है। आर्यन, सिमरन रुको, मेरी बात सुनो, आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ तो, तुम क्यों मुझसे इतनी नाराज हो? कहते हुए आर्यन सिमरन का हाथ पकड़ लेता है।
लेकिन सिमरन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आज के बाद मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी मत करना आर्यन, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। कहते हुए सिमरन अपना हाथ झटकती और वहां से चली जाती है। आर्यन कॉरिडोर में खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। छुट्टी की बेल बजते ही आशी और रिया आपस में बात करते हुए क्लासरूम से बाहर आ रहे थे। आशी रिया को कल की सारी बातें बता रही थी कि कैसे कल वो विक्रम सर के घर गई थी और फिर क्या क्या हुआ। रिया अपनी आंखें बड़ी करके उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। उसे तो आशी की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रिया अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, आशी कल जब तूने सर को किस किया तो उन्होंने तुझे कुछ कहा नहीं? आई मीन तू समझ रही है ना मैं क्या पूछ रही हूँ? आशिक, तुझे यकीन नहीं होगा रिया, लेकिन सच यही है कि सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जब मैं उनके होठों से दूर हुई तो वह उठकर अपने रूम में चले गए थे। मुझे तो लगता है कि सर भी मेरे लिए कुछ फील करने लगे हैं। अभी आशी ये कह ही रही थी कि तभी रिया उसके कंधे पर अपना हाथ मारती है। आशी चिढ़ते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या तू मुझे मार क्यों रही है? रिया आशी सामने देख कहते हुए रिया अपने हाथ से एक तरफ इशारा करती है तो उस तरफ देखकर आशी के आगे बढ़ते कदम अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ दूरी पर उसे विक्रम सर और प्रीति मैम खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक दूसरे के काफी करीब खड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। ये सब देखकर आशी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो मन ही मन प्रीति मैम को गालियां देने लगती है। चुड़ैल कहीं की, हटो मेरे सर के पास से, वह मेरे हैं, दूर हो जाओ उनसे वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस समय आशी की आंखों में गुस्सा और जलन साफ साफ नजर आ रही थी। वही विक्रम बीच बीच में चुपके से आशी के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। ये देखकर रिया कहती है, आशी आज विक्रम सर को क्या हो गया है? जब से सर हमारे कॉलेज में आए हैं आज पहली बार मैं उन्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए किसी लेडीज टीचर से बात करती हुए देख रही हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहते हुए रिया अपना चश्मा उतारती है और अपनी आंखें मलकर दोबारा से अपना चश्मा पहनकर सामने देखने लगती है, लेकिन इस पर उसे यकीन हो जाता है कि वह जो भी देख रही है वो उसकी आंखों का धोखा नहीं है। उसके बाद रिया आशी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाते हुए कहती है, देखा आशी, तूने विक्रम सर और प्रीति मैम एक दूसरे के कितने करीब लग रहे थे। मैं यही तुझे समझाना चाहती थी इतने दिनों से कि तू सर को पाने के ख्वाब देखना बंद कर दे। तुझे मेरी बात सुनने में बुरी लगेगी लेकिन ये सच है, प्रीति मैम और विक्रम सर ही एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। दोनों की एज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा और तेरे साथ विक्रम सर का कोई भी मेल नहीं है। देख आशी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने दोस्त का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। आशी अपना हाथ रिया के हाथ से छुड़ाती है और गुस्से से दूसरी तरफ बढ़ जाती है। रिया उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, आशी रुको, कहाँ जा रही हो तुम? आशी गुस्से से तनतनाती हुई पार्किंग एरिया में आती है जहां पर प्रीति मैम की स्कूटी खड़ी थी और नीचे बैठकर अपने बैग से कुछ निकालने लगती है। तब तक रिया भी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि आशी ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकालकर प्रीति मैम के स्कूटी के टायर में भौंकने लगती है और मन में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर से बात करने की, उनके करीब आने की? वो मेरे है, सिर्फ और सिर्फ मेरे है। वो कहते हुए आशी कंपास टायर में एक के बाद एक भौंकते जा रही थी। ये देखकर रिया उसे रोकते हुए कहती है, आशी ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अगर किसी ने तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तभी रिया की नज़र दूसरी तरफ से आते प्रीति मैम और विक्रम सर पर पड़ती है। आशी, निकल यहाँ से, मैम और सर इधर ही आ रहे हैं। कहते हुए रिया आशी का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और वहीं पास में खड़ी कार के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी उन दोनों को विक्रम सर की आवाज सुनाई देती है जो प्रीति मैम से कह रहे थे, ओके प्रीति मैम, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। डेफिनेटली सर कहकर प्रीति मैम अपनी स्कूटी की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उनकी स्कूटी के दोनों टायर पंचर थे। ये देखकर प्रीति मैम के चेहरे पर परेशानी झलक आती है। ये देखकर कार के पीछे छुपी आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी विक्रम सर अपनी बाइक से प्रीति मैम के पास आ रुकते हैं। उनसे पूछते हैं, क्या हुआ मैम, अब परेशान लग रही है, एनी प्रॉब्लम? प्रीति मैम, विक्रम सर, मेरी स्कूटी के दोनों टायर पंचर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर कैसे जाऊंगी। विक्रम हैरान होकर स्कूटी की तरफ देखता है, फिर पार्किंग में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे अपने बाइक के मिरर में कार के पीछे छुपी आशी नजर आती है, जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि आशी का ही है। विक्रम, प्रीति मैम, आप मेरी बाइक पर बैठ जाए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं और आप किसी स्टाफ से कह दीजिएगा वह आपकी स्कूटी रिपेयर करा देंगे। विक्रम की ये बात प्रीति को भी ठीक लगती है। प्रीति मैम विक्रम सर की बाइक पर बैठ जाती है और दोनों ही वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आशी और रिया दोनों ही कार के पीछे से बाहर निकलते हैं। वही आशी की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गई थी, उसकी आंखों में कुछ नमी भी उतर आई थी, जिनसे कुछ ही पल में आंसू की बूंदें छलककर उसके गालों पर आ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सिमरन आर्यन से इतनी ज्यादा नाराज हो गई थी और क्या फैसला लेगी निशा, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि विक्रम आशी के साथ जो कर रहा है वह सही है या गलत। मेरे लिए ढेर सारे कमेंट करके जाना। चैप्टर 29, चाहत तेरे इश्क की 29। संस्कार विला। निशा का घर जो देखने में बेहद आलीशान है। घर के बाहर गार्डन में कई सारे अलग अलग तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं और गार्डन के बीचों बीच फवारा बह रहा है जिसके आसपास बहुत सारे पंछी चहक रहे हैं। संस्कार विला ये नाम निशा के पापा सोहेब सिन्हा ने रखा था, जो कि आर्मी में मेजर जनरल की पोस्ट पर है। ये बेहद ही कठोर स्वभाव के हैं। उन्होंने अब तक कितने सारे एनकाउंटर किए हैं जिसकी गिनती भी शायद कोई कर ना पाए। इनका नाम सुनकर ही आतंकवादियों की रूह कांप जाती है, यहाँ तक कि उनके परिवार में भी।
किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई उनकी बात काट सके। इनकी शख्सियत इतनी खतरनाक है कि जहां ये कदम रखते हैं वहां पर सन्नाटा छा जाता है, इतना कि एक सुई की नोक भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज भी साफ साफ सुनाई दे। यह अपने उसूलों और नियम कायदों के हिसाब से ही चलते हैं। उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसे नियम बनाकर रखे हैं जिसको अगर कोई तोड़ता है तो उस इंसान को ये संस्कार विला में ही बने एक ऐसे कमरे में 2-3 दिन तक भूखे प्यासे बंद कर देते हैं जिसमें चारों तरफ दीवारों और अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक उन्होंने ये कमरा ऐसे बनवाया है अंदर बंद हुए इंसान की चीखने चिल्लाने की आवाज भी बाहर किसी को सुनाई ना दे। अगर खाने में गलती से थोड़ा सा नमक भी ज्यादा हो जाता है तो उसकी सजा भी उनकी पत्नी राधा सिन्हा को भुगतनी पड़ती है। निशा अपने लड़खड़ाते कदमों से संस्कार विला के बाहर खड़ी हुई थी। उसके अंदर इतना डर भर चुका था कि उसके हाथ पैर बुरी तरह से कौप रहे थे। उसने अपनी मांग के सिंदूर को मिटा दिया था लेकिन पता नहीं क्यों वह अपने मंगलसूत्र को चाहकर भी नहीं उतार पाई थी और उसकी धड़कनें बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी घर के बाहर खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर जो कि इस बंगले की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया था वो निशा के पास आता है। मैडम आप कल कहाँ थी, घर क्यों नहीं आए? आपको पता है मेजर जनरल साहब बहुत गुस्से में है, आप जल्दी से अंदर जाए। पुलिस ऑफिसर की यह बात सुनकर पहले से डरी हुई निशा और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है जैसे वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही है। उसके पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो जैसे तैसे घर के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। वहीं घर के अंदर का माहौल काफी ज्यादा सर्द था। एक लंबी चौड़ी कद काठी का इंसान जिसके चेहरे पर क्रोध से भरा हुआ बवंडर साफ साफ झलक रहा था, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। ये और कोई नहीं बल्कि मेजर जनरल सोहेब थे जो संस्कार विला के लिविंग एरिया में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। विला में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि उनके चलने से सिर्फ उनके जूतों की टक टक की आवाज ही विला के अंदर गूंज रही थी। वहीं एक साइड में उनकी पत्नी राधा जी खड़ी थी जिन्होंने अपने सर पर साड़ी का पल्लू ओढ़ा हुआ था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी और साथ ही काफी ज्यादा पढ़ी लिखी। वो जिस घराने से आई थी वह भी सेना के लिए समर्पित था और उनका खानदान भी देश के ऊंचे खानदान में गिना जाता था। दौलत और हायर एजुकेशन दोनों ही उनके पास थी लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पति को परमेश्वर मानती थी और एक भारतीय स्त्री की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाती थी। सोहेब चाहते थे कि उनकी बेटी निशा भी आगे चलकर अपनी मां की ही तरह बने। मेजर जनरल सोहेब अपनी कड़क और रौबेली आवाज में कहते हैं, राधा जी आपकी लाडली बेटी अभी तक घर नहीं आई है। अगर अगले 5 मिनट के अंदर वो घर नहीं आई तो मैं अपनी फोर्स भेजूंगा उसे ढूंढने के लिए। और आप मेरी बात याद रखिएगा कि अगर निशा ने कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से हमारे घर की इज्जत पर आंच आए तो मैं अपने हाथों से उसे जिंदा दफन कर दूंगा और उस वक्त मैं ये भूल जाऊंगा कि अपनी राजकुमारी को मैंने अब तक कितने नाजों से पाला है। सोहेब की ये बात सुनकर राधा जी का दिल डर से भर जाता है और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, आप निशा के बारे में गलत सोच रहे हैं। हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं उसके दोस्तों को फोन लगाकर पता करती हूँ, शायद उनमें से ही किसी के घर रुक गई होगी। राधा जी को अपने करने में जाता देख सोहेब उन्हें शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं और अपनी चुटकी बजाकर एक सर्वेंट को बुलाते हैं और उसे राधा जी के पीछे जाने का इशारा करते हैं। वहीं राधा जी अपने कमरे में आकर डोर बंद कर लेती है और बेड के साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर सिमरन का नंबर डायल करती है। वहीं रूम के बाहर सोहेब का भेजा हुआ सर्वेंट आकर खड़ा हो जाता है और दरवाजे से कान लगाकर अंदर की आहट सुनने लगता है। दूसरी तरफ से जैसी ही सिमरन फोन उठाती है, हेलो सिमरन बेटा, मैं निशा की मॉम बोल रही हूँ। बेटा निशा कल से घर नहीं आई है, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ हो सकती है? सिमरन, नहीं औटी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर राधा कहती है, बेटा तुम मुझ पर एक एहसान कर दो। आंटी जी ये आप कैसी बात कर रही है, आप बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा मैं जानती हूँ कि निशा कहीं भी हो लेकिन वो घर जरूर लौटेगी। अगर निशा के डैड का तुम्हारे पास कॉल आए तो उनसे ये कह देना कि कल रात तुमने निशा को अपने घर पर रोक लिया था। सिमरन, ठीक है आंटी, अगर मेरे पास कॉल आया तो मैं उनसे कह दूंगी। राधा, थैंक यू सो मच बेटा कहकर राधा जी फोन रख देती है और अपने मन में कहती है, मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निशा के साथ कुछ गलत हुआ है। हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ एक खाली गोडाउन में एक शख्स जमीन पर पूरी तरह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वो अपने सामने खड़े शख्स से खुद की जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन वो इंसान उस पर रहम करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उस शख्स के हाथ में चमड़े की बेल्ट थी जिसे वो जमीन पर गिरे आदमी पर एक के बाद एक बरसा रहा था और जमीन पर पड़े उस आदमी की चीखें ही पूरे गोडाउन में गूंज रही थी। वह आदमी बहुत हिम्मत करके अपने सामने खड़े शख्स के पैर पकड़ लेता है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूं। मैं अपनी बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए जब उस इंसान ने मुझे पैसे देकर फैक्ट्री में आग लगाने का काम दिया तो साहब मैं मना नहीं कर पाया। मैं इतने सारे पैसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता था, मैं लालच में अंधा हो गया था साहब। जमीन पर पड़ा शख्स अपनी बात कह ही रहा था कि तभी उस गोडाउन में किसी दूसरे इंसान के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे इग्नोर करते हुए वो शख्स जमीन पर पड़े उस आदमी के सीने पर गन तानते हुए कहता है, अगर तू चाहता है कि तू अपने परिवार के पास जिंदा लौटे तो मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुमसे ये काम करने को कहा था।
साहब वो फैक्ट्री के सुपरवाइजर थे जिन्होंने मुझे ये काम दिया था। ये सुनते ही वो शख्स अपनी गन नीचे कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर पहले जो गुस्सा उसके चेहरे पर झलक रहा था वो अब लाचारी में बदल गया था। तभी जो आदमी गोडाउन में अभी एंटर हुआ था वह अपने साथ लाए हुए बॉडीगार्ड को इशारा करता है और उसके बॉडीगार्ड उस जमीन पर पड़े आदमी को वहां से बाहर चले ले जाते हैं। विक्रम भाई आप ठीक है ना, कहते हुए अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखता है। विक्रम अर्जुन के गले से लग जाता है। जो शख्स उस आदमी को बेरहमी से मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। विक्रम अपने बचपन के दोस्त अर्जुन को अपने भाई की तरह प्यार करता था। वो कभी भी अर्जुन को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। कल रात अर्जुन की फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसलिए रात में वो घर नहीं गया था और सुबह देर से वापस आया था। वही अर्जुन के पास इस दुनिया में अपना कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ विक्रम था। जब भी वह किसी मुसीबत में होता था तो विक्रम को याद करता था और जब अर्जुन ने उसे फैक्ट्री में लगी आग के बारे में बताया तब विक्रम ने अपने लोगों से कहकर उस इंसान के बारे में पता लगाया जिसने ये किया है। जब उस आदमी ने उसे सुपरवाइजर का नाम बताया तो वह समझ गया कि अर्जुन की फैक्ट्री में आग किसी और ने नहीं बल्कि उसके सटेप डैड यशराज सक्सेना ने लगवाई थी। ये जानकर विक्रम खुद को लाचार महसूस करने लगा था। विक्रम मुझे माफ कर दे अर्जुन, मेरे डैड की वजह से तेरा इतना नुकसान हो गया है और मेरे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं है जो मैं इस नुकसान की भरपाई करने में तेरी मदद कर सकूं। अर्जुन विक्रम भाई यह बातें आप कहे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही वजह से हूँ। अगर आपने उस वक्त मुझे पैसे देकर मेरी फैक्ट्री खोलने में मदद ना की होती तो आज भी मैं किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता और ये तरक्की भी मुझे आपकी ही वजह से मिली है क्योंकि आपने ही मेरे रास्ते में आने वाले सारे कांटों को हटाया और लोग बेवजह ही मुझसे डरते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि इस गेम का असली खिलाड़ी कौन है। विक्रम किसी ने सच ही कहा है अर्जुन, रणभूमि में जो तुमने देखे हिम्मत के वह फव्वारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए लेकिन अपनों से हम हारे थे और आज मैं अपनों से ही हार गया हूँ। सिंगापुर में रेहान और उसका सारा स्टाफ होटल पहुंच चुके थे। सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। टीना और रेहान ही बस लाउंज एरिया में बचे थे। सारे स्टाफ को जाता देख टीना कहती है सर बाकी सबको तो उनके रूम की कीज मिल गई है लेकिन मुझे अभी तक मेरे रूम की कीज नहीं दी गई है। टीना की इस बात पर रेहान उसकी तरफ एविल स्माइल करते हुए देखता है और उसके नजदीक आने लगता है। रेहान को अपने पास आता देख टीना अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है और पीछे रखे सोफे से टकराकर गिरने ही वाली होती है कि रेहान उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है संभल कर मिस टीना, कहीं आप गिर ना जाए। और रही बात आपके रूम की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको कंपनी की तरफ से एक लग्जरियस फ्लैट गिफ्ट किया है और जहां अभी आप खड़ी हैं ये सिंगापुर है। यहाँ के होटलों में एक रात रुकने का रेंट आपकी मंथली सैलरी से कई गुना ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा कोई स्टेटस है कि मैं आपके लिए यहाँ इस होटल में रूम बुक करूँ। और आपकी डेजिग्नेशन तो मेरी सेक्रेटरी की है ना, और सेक्रेटरी को तो हर वक्त बॉस के साथ रहना पड़ता है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे कमरे में रुकने वाली है। ये जानकर तो आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए कि आप दी रेहान मलिक आरएम कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकने वाली है। अब आपकी तरह हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी ना होती है कि उसे रेहान मलिक के साथ रहने का मौका मिले। कहते हुए रेहान मुस्कुराकर टीना को आंख मारता है और उसकी कमर से हाथ हटाकर अपने दोनों पॉकेट में डालते हुए सीटी बजाते हुए वहां आगे चलने लगता है। टीना उसकी इस हरकत से हैरान हो जाती है और रेहान को आगे बढ़ते हुए देखने लगती है। फिर अपने मन में बड़बड़ाती है सर आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मेरे जिस्म के साथ खेलना है, इसलिए मुझे अपने कमरे में रखना चाहते हैं। कैसे घटिया इंसान है आप, मोहब्बत किसी और से करते हैं और अपनी हवस मेरे साथ मिटाते हैं। तभी उसे रेहान की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी तरफ पलटकर उसे घूरते हुए कह रहा था मिस टीना आप अभी तक वही क्यों खड़ी है? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको अपनी गोद में उठाकर अपने रूम तक ले चलूँ? वो क्या है ना, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। आप इतनी ज़्यादा स्टूपिड है कि मुझे इस बात का डर है अगर अकेले ही मैं अपने रूम में चला गया और आप मेरे कमरे में आने के बजाय गलती से किसी फॉरेनर के कमरे में चली गई और उसने आपके साथ, कहते हुए रेहान कुछ पल रुकता है, तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो अपने लिए कोई नई सेक्रेटरी हायर करनी पड़ेगी। रेहान की इस बात पर टीना उसे कोई जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगती है। रेहान उसे एक नज़र देखता है और मुड़कर अपने कमरे की तरफ चलने लगता है। उसी होटल के रूम नंबर 542 में सुजैन और हिना रुके हुए थे। हिना अपने बैग को अनपैक करके कपड़ों को हैंगर कर रही थी। सुजैन उसे रोकते हुए कहती है मैडम इतनी दूर से ट्रैवल करके आई है, आप थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, आपके कपड़े मैं अरेंज कर देती हूँ। हिना मुस्कुराकर सुजैन को देखती है और उससे कहती है सुजैन तुम मुड़कर तो यहाँ नहीं पहुँच गई हो, तुम भी मेरे साथ ट्रैवल करके ही आई हो, तुम भी तो थक गई होगी ना, इस हिसाब से तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए। सुजैन हिना के हाथों से उसके कपड़े लेते हुए कहती है आपकी बात तो एकदम सही है मैडम कि मैं भी थक गई हूँ, लेकिन आपकी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे ज़्यादा आपको रेस्ट की ज़रूरत है। हिना अच्छा ठीक है सुजैन, तुम जीत गई मैं हार गई। कहते हुए हिना बेड पर बैठ जाती है और उसकी वॉल से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुजैन अपना काम करते हुए ही हिना से पूछती है मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हिना अपनी आंखें बंद किए हुए ही हो कहती है। सुजैन मैडम आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, क्या आप प्रेग्नेंट है?
ये सुनते ही हिना अपनी आंखें खोल लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुजन को इस बारे में बताए या ना बताएं, क्योंकि सुजन अर्जुन के लिए वफादार लोगों में से एक थी। उसे खामोश बैठा देखकर सुजन कहती है, मैडम आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, आपने मना किया था इसलिए मैंने अर्जुन सर को आपकी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हिना, सुजन तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन जी मेरे लिए कुछ महसूस करते हैं या नहीं? मेरा मतलब है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन जी मुझे पसंद करते हो? सुजन, मैडम ये तो कोई भी बता सकता है कि सर आपको पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं करते तो आपकी इतनी परवाह क्यों करते? आपको याद है जब उस दिन आप फिसल कर गिर गई थी तो सर कितना गुस्सा हो गए थे स्टाफ पर, और जब मैं कमरे में गर्म पानी लेकर आई थी तो उन्होंने उसे मेरे हाथ से ले लिया था और खुद आपके पैरों को आराम देने लगे थे। मैडम मुझे लगता है आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सर को जरूर बतानी चाहिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। चौथी रोमांस संस्कार विला। निशा को अभी तक घर आता ना देख वक्त गुजरने के साथ ही सोहेब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जो उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही निशा जैसे ही अपने पापा का रौद्र रूप देखती है उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। घबराहट से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वही जब सोहेब की नजर निशा पर पड़ती है तो वो अपना हाथ दिखाते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, वहीं पर रुक जाए। सोहेब के ये लफ्ज सुनते ही निशा के आगे बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वह अपना सर झुकाकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। सोहेब, कहाँ थी आप? कल रात को घर क्यों नहीं आई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे दिए हुए संस्कार आप भूल चुकी है और आप कैप्टन रौनक से भी मिलने नहीं गई थी। आपको अंदाजा भी है इस बात का कि आपकी वजह से मुझे कैप्टन रौनक से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने 2 से 3 घंटे कैफे में बैठकर आपका इंतजार किया लेकिन आप तो वहां पहुंची ही नहीं। आखिर आप थी कहाँ कल? मेजर जनरल सोहेब की बातों को सुनकर भी निशा चुपचाप अपना सर झुकाए हुए खड़ी रहती है। वो कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वह अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर सोहेब को उसके साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह करके रख देगा। उसे चुपचाप खड़ा देखकर सोहेब किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए उससे कहते हैं, हमने कुछ पूछा है आपसे? कहाँ थी आप? हमारे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि अगर आप नहीं बताएंगी तो हम खुद भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पिता का नाम मेजर जनरल सोहेब है और कुछ भी पता लगाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए बिना वक्त गवाए हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सोहेब की बातों से डरकर निशा लड़खड़ाती आवाज में कहती है, पापा पापा वो मैं। इससे पहले कि निशा आगे कुछ बोलती सभी को राधा जी की आवाज सुनाई देती है। निशा सिमरन के घर पर रुक गई थी। वह भी मैंने उसे फोन लगाया था तो उसने कहा कि उसने ही जबरदस्ती रोक लिया था। निशा को दोनों सहेलियां साथ में वक्त गुजारना चाहती थी और क्लासेस के चक्कर में निशा भूल गई होगी कि उसे कैप्टन रौनक से मिलने जाना था। और अगर आपने हमारी गुड़िया को फोन रखने की इजाजत दी होती तो वह खुद ही हमें फोन करके इन्फॉर्म कर देती या छुट्टी के टाइम में ही उसे फोन करके याद दिला देती कि उसे कैप्टन रौनक से मिलने जाना है। इसमें सारी गलती निशा की नहीं बल्कि मेरी भी। मुझे किसी सर्वेंट को निशा के कॉलेज भेज देना चाहिए था ताकि वो निशा को याद दिला सकता था। फिर राधा जी निशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, निशा बेटा आप अभी तक यही क्यों खड़ी है? जाए अपने कमरे में। निशा अपनी मम्मी के कहते ही जल्दी से अपने करने की तरफ चली जाती है। वही सोहेब शक भरी निगाहों से राधा जी को घूरने लगते हैं और उन्होंने जिस सर्वेंट को राधा जी के पीछे भेजा था उसे आंखों से इशारा करके बाहर की ओर चले जाते हैं। हाइट टावरस में आशी आज बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब प्रीति मैम और विक्रम सर एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी उसे डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। इस वक्त आर्यन घर पर नहीं था, इसलिए आशी जाकर देखती है तो सामने उसे डिलीवरी बॉय उसे दिखाई देता है। आशी जल्दी से उससे अपना पार्सल लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। पार्सल में और कुछ नहीं बल्कि हिडन कैमरा आया था जो आशी ने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। उस स्पाई कैमरा को देखकर आशी की उदासी एक झटके में गायब हो जाती है और उसका शैतानी दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। वो जल्दी से अपना फोन पर अपनी पॉकेट में डालती है और सबसे पहले ये चेक करती है कि विक्रम सर घर आए हैं या नहीं, लेकिन बालकनी का डोर उसे बंद दिखाई देता है तो वह समझ जाती है कि विक्रम सर अभी घर नहीं आए हैं। वो कैमरा लेकर विक्रम की बालकनी में कूद जाती है। बालकनी में लगी विंडो को हल्का सा धक्का देती है जिससे विंडो खुल जाती है और उसके अंदर हाथ डालकर वह बालकनी का डोर ओपन कर लेती है और अंदर चली जाती है। ये विंडो आशी ने उस वक्त खोल दी थी जब वो विक्रम के घर खाना बनाने के बहाने गई थी। आशी इतनी स्मार्ट थी कि उसने उसी दिन विक्रम के घर को अच्छे से एग्जामिन कर लिया था। कैमरा फिक्स करने के लिए जगह भी सेलेक्ट कर ली थी, इसलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम में लग जाती है। विक्रम इस वक्त हाइट टावर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। वो लिफ्ट के अंदर एंटर करता है और अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आर्यन सिमरन से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सिमरन उसकी बात नहीं सुन रही थी, जिससे आर्यन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। सिमरन का हाथ पकड़कर एक खाली क्लास में लेकर जाता है और उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो सिमरन? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? सिमरन, ठीक है तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने कल सारा दिन तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम कॉलेज नहीं आए और जब आए तब तुमने क्या किया? मुझे खाली क्लासरूम
में ले जाकर मुझे उस तरह से छूने लगे। जब मैंने तुम्हें रोककर ये पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी तो तुमने ये कहा कि हम लोग पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बनकर नहीं रह सकते। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहता। तो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि कल जिस तरह से तुम मुझे छू रहे थे, कोई बेस्ट फ्रेंड अपनी फीमेल फ्रेंड को ऐसे छूता है, उसे किस करता है? कहते हुए सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगते। फिर वो आगे कहती है, 2 दिन बाद मेरी सगाई है और कुछ दिनों में ही शादी भी हो जाएगी, इसलिए एक बेस्ट फ्रेंड के रिश्ते से तुम्हें मुझे उस तरह से छूने का कोई हक नहीं है। मेरी सगाई में जरूर आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। अपनी खत्म करके सिमरन वहां से चली जाती है और आर्यन अपनी जगह ही खड़ा रह जाता है। सिंगापुर में हिना को राजीव ने कॉल करके बताया था कि उसी होटल में रेहान ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है जो कि खास तौर पर उसके क्लाइंट के लिए रखी गई थी, जिन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट रेहान को दिया था और हिना को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसे अच्छे से तैयार होकर पार्टी में जाना है, क्योंकि वह मेन मॉडल थी जो प्रोडक्ट का एड शूट करने वाली थी। ये बात उसे इतनी अचानक से बताई गई थी कि हिना परेशान होकर अपने सारे कपड़े देख रही थी, क्योंकि वह कोई भी पार्टी में पहनने वाली ड्रेस नहीं लाई थी। उसे परेशान होता देखकर सुजन कहती है, मैडम अगर आपके पास पार्टी की ड्रेस नहीं है तो हम लोग मार्केट चलकर आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, और अभी तो पार्टी में काफ़ी टाइम है, हम लोग जल्दी से जाकर वापस भी आ जाएंगे। हिना को भी सुजन की बात ठीक लगती है, इसलिए कुछ देर में ही वो दोनों ही मार्केट निकल जाती है। रेहान के कमरे में रेहान इस वक्त पार्टी की अरेंजमेंट देखने के लिए गया था, इसलिए रूम में टीना अकेली ही थी। वो ग्लास वॉल के पास खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी उसे यद से डोर के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो झटके से पलटकर देखती है तो रेहान उसे अंदर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में 2 बैग थे। रेहान, ये क्या मिस टीना, आपने तो अभी रेडी होना भी शुरू नहीं किया है। मैंने आपको बताया था ना कि हमें साथ में पार्टी में चलना है। अपनी बात कहते हुए रेहान वो दोनों बैग बेड पर रखता है, फिर टीना की तरफ आते हुए एविल स्माइल करते हुए कहता, ओह अब मैं समझा, आप चाहती हैं कि द रेहान मलिक खुद अपने हाथों से आपको तैयार करे। टीना घबराकर पीछे की तरफ खिसकते हुए कहती है, नो नो सर, मैं खुद से रेडी हो जाऊंगी। रेहान, मिस टीना आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूं कि आप भी मेरे करीब आने के लिए ही ये सब करती है ना। कहते हुए रेहान टीना को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम में ले आता है। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ सर, मैं खुद से नहा लूंगी। शश आप खामोश ही अच्छी लगती है मिस टीना, अगर आप चुप नहीं हुई तो फिर मुझे अपने तरीके से आपको चुप कराना पड़ेगा। ये सुनते ही टीना खामोश हो जाती है और रेहान अपना हाथ उसकी पीठ पर लाकर उसके सूट की जिप खोल देता है। ये एहसास होते ही टीना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रेहान टीना के पास आकर बेहद ही सिडक्टिव वॉइस में कहता है, आज हम दोनों साथ में नहाएंगे। कुछ देर में ही टीना और रेहान के कपड़े फर्श पर पड़े थे और दोनों शावर के पानी में भीग रहे थे। जहाँ टीना अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी तो वही रेहान टीना के बदन को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके पूरे बदन पर अपने होठों को फिरा रहा थी। अब टीना की सांसें भी तेज चलने लगी थी। रेहान भी इस प्यार के खेल में मदहोश होने लगा था। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता है और टीना के साथ इंटीमेट होने लग जाता है और टीना कसकर रेहान के कंधों को पकड़ लेती है, जिससे उसके नेल्स रेहान को चुभने लगते हैं। कुछ देर में रेहान टीना से अलग होता है और उसे अच्छे से साफ करके टॉवल से लपेटता है और अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता है और बेड पर बिठा देता है। फिर उन दोनों में से एक बैग उठाता है और उसमें से साड़ी निकालते हुए कहता है, मिस टीना आपको इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद है, इसलिए मैं इस बार आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। डोंट वरी, ब्लाउज आपको फिट होगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी मेजरमेंट किसे पता होगी। वैसे आप अपने अंडर गारमेंट्स खुद पहनेंगी या वो भी मैं पहनाऊं? कहते हुए रेहान टीना को मुस्कुराकर देखने लगता है तो टीना जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है। वही रेहान खुद तैयार होने लगता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था, तब उसकी नज़र टीना पर जाती है तो वो देखता है कि टीना अपनी साड़ी की प्लेट बनाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके पास आते हुए कहता है, मिस टीना मैं रेडी हो चुका हूँ और आप अभी तक साड़ी नहीं पहन पाए। साड़ी पहनना तो 2 मिनट का काम है, देखिए कैसे मैं आपको चुटकियों में ही साड़ी पहना देता हूँ। कहते हुए रेहान टीना के पास आता है। उसकी बातों को सुनकर टीना ने बनाई हुई प्लेट्स अपने हाथों से छोड़ देती है और अपने घुटनों के बल बैठकर साड़ी की प्लेट बनाने लग जाता है। वो बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन प्लेट्स उनके हाथों से बार बार फिसल जा रही थी। ये देखकर टीना मन ही मन मुस्कुराती हुई कहती है, खुद को बहुत तीसमार खान समझते हैं ना आप, हर काम आपके लिए चुटकियों का होता है ना। अब तो लगभग आधा घंटा हो चुका था लेकिन रेहान अभी भी टीना की साड़ी से जंग लड़ रहा था। अब तो गुस्से से उसकी माथे की नसें भी तनने लगी थी। ये देखकर टीना कहते हैं, सर आप रहने दीजिए, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से पहन लेती हूँ। रेहान अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उससे कहता है, और रियली ठीक है मिस टीना, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट ही दूंगा। कहकर रेहान खड़ा हो जाता है और सोफे पर बैठकर टीना को देखने लगता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि टीना ने 2 मिनट में ही साड़ी पहन ली थी। क्या होगा जब मेजर जनरल सोहेब को पता चलेगा निशा के साथ हुए हादसे के बारे? क्या रेहान जान पाएगा कि उसके दिल में टीन के लिए क्या है? और क्या आशी विक्रम को पाने में कामयाब हो पाएगी? और कैसे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा मेरे YouTube चैनल पर, ताकि आगे की कहानी आपको पता चल सके।